वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 50 है। यूपीपीएससी पीसीएस की ये सीरीज चल रही है 2023 के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 प्रश्न है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और हमारी फुल टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसके अनुसार फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? बताइए। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और पिछली बार पुरस्कार किसको मिला था? उत्तर प्रदेश को। तो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, और इसको जो पदक मिला है वो मिला है रजत कमल और प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? ठीक है, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली। अंग्रेजी मीडियम, पंगा, थप्पड़, तानाजी द अनसंग वॉरियर। देखिए यह है तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मुख्य भूमिका में अजय देवगन है इसमें। ठीक है, पंगा में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में, थप्पड़ में तापसी पन्नू और अंग्रेजी मीडियम में इरफान खान। ये दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो इन सभी डेली यूट्यूब टेस्ट का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तानाजी द अनसंग वॉरियर। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। हिंदी में निर्माता हैं इसके अजय देवगन। ठीक है, निर्देशक हैं इसके ओम राउत। और ये पदक जो इसने जीता है वो मिला है स्वर्ण कमल और साथ में 2 लाख रुपए प्रत्येक, मतलब इन दोनों को। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाइए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को नहीं मिला, विकी कौशल नहीं है, सूर्या और अजय देवगन। ठीक है, ये तमिल फिल्म के लिए, ये हिंदी फिल्म के लिए तानाजी द अनसंग वॉरियर। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना नहीं है। तो फिल्म की बात करें तो फिल्म है सुरारई पोट्रू, तमिल की। ठीक है, और इसके सूर्या अभिनेता, और तानाजी द अनसंग वॉरियर हिंदी में इसके अजय देवगन अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। ठीक है, और रजत कमल मिलेगा इन दोनों को। और 50,000 रुपये साझा किए हैं इन दोनों। ठीक है, दोनों ने 50,000 साझा किए हैं। और रजत कमल। ठीक है, अब अभिनेत्री की बात करें इसी श्रेणी में, तो अभिनेत्री सरारई पोट्रू फिल्म, ठीक है, जिसके लिए सूर्या को मिला था। और अपर्णा बाल मुरली, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और रजत कमल मिला है इनको और 50,000 रुपये मिले हैं। 50,000 की धनराशि, अकेली हैं इसलिए साझा नहीं किया इन्होंने किसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, देश के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश NV रमन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यानी ये पॉलिटी का टर्म हो गया यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि करेक्ट है स्टेटमेंट। इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है, पहली प्रतिभा देवी पाटिल थी। और वह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, यानी इनका जन्म 1947 के बाद हुआ होगा, जो कि करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले जो राष्ट्रपति हुए वो उनसे पहले जन्म लिया होगा उन्होंने। ठीक है, इससे पहले।
तो फिलहाल तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं, स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में यदि हम जानें तो वह सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं ये, और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं ये। और 20 जून 1958 को जो है इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रायरंगपुर में। और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली आदिवासी महिला हैं। ठीक है, पहली आदिवासी महिला हैं और दूसरी महिला हैं। ठीक है, और पहली महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पांचवा प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? किसको नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल, ऑप्शन नंबर सी। तो इंदरमित गिल जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। और इससे पहले जो है कौशिक बसु थे, वर्ष 2012 से 2016 तक। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? डेविड मालपास। नंबर 6 पर आ जाइए, अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? देखिए 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। ठीक है, ऑपरेशन विजय आपको याद हो तो 26 जुलाई को मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सैनिकों की जीत की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 7 पर आ जाइए, जुलाई 2022 में नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 मतलब Q3 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि एक साल में 3 बार आती है रिपोर्ट ये। देखिए पहला स्टेटमेंट है इससे जुड़ा हुआ कि इस इंडेक्स में या रिपोर्ट में जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत 60 वीजा फ्री स्कोर के साथ 87वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए बिल्कुल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में जापान 193 फ्री वीजा स्कोर के साथ टॉप पर है, भारत 60 फ्री वीजा स्कोर के साथ 87वें स्थान पर है, और अफगानिस्तान का सबसे निचला स्थान है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 यह इंडेक्स तिमाही आधार पर जो है जारी किया जाता है। ठीक है, जुलाई 2022 में जारी किया गया, और वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस इंडेक्स में अगर हम शीर्ष 5 देशों की बात करें तो जापान टॉप पर है, उसके बाद सिंगापुर है दूसरे पर, और सिंगापुर के साथ ही दक्षिण कोरिया है तीसरे पर, जर्मनी और स्पेन है चौथे पर, फिनलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है पाँचवें पर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन एक साथ हैं। तो पहला दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जापान, और दूसरे पर है सिंगापुर और साउथ कोरिया। जापान का वीजा स्कोर 193 है, उसके नीचे 192 है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का। देखिए निम्नतम अगर देखें तो सबसे निम्न है अफगानिस्तान। ठीक है, केवल 27 है उसका फ्री वीजा स्कोर। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में हो तो इराक होगा। ठीक है, अधिकतर पहला और दूसरा ही रखते हैं एग्जामिनर। देखिए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें तो 93वां स्थान है भूटान का, और श्रीलंका का 103, बांग्लादेश का 104 और 109 है पाकिस्तान का। ठीक है, और भारत का है 87। भारत का स्कोर कितना था? 60 था, यानी भारत की स्थिति भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला तथ्य है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह अभियान शुरू होगा। इस अभियान की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत करेगा। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक पक्का गलत है इसमें, कौन सा है वो?
देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला गलत है। गृह मंत्री ने की है, अमित शाह ने, प्रधानमंत्री ने नहीं। तो केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में हर घर तिरंगा राष्ट्र अभियान शुरू करेगी। ठीक है, हर घर तिरंगा राष्ट्र अभियान की बात करें तो अभियान को स्वीकृति दी है गृह मंत्री अमित शाह ने, ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने। उद्देश्य क्या है? लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना। शुरुआत इसकी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और अभियान की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संघाई सहयोग संगठन यानी CSO ने किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है UPPCS के लिए, क्योंकि वो स्थान यूपी का ही है, और वो स्थान है वाराणसी। तो 15 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन यानी CSO ने वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक राजधानी और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया। 10वां प्रश्न है, नेपाल की संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा किस अधिनियम में संशोधन नेपाल की संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया है? नागरिकता अधिनियम 2006। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 13 जुलाई 2022 को नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा नेपाली नागरिकता अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया। ठीक है, 2006 का नाम याद रखिएगा, नेपाल नागरिकता अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। और नागरिकता नेपाल के संविधान में अनुच्छेद 10 से 15 में प्रावधान है नागरिकता का। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 और संशोधन हुआ नागरिकता अधिनियम 2006 में प्रावधान है, नेपाली पुरुष से शादी करने वाली विदेशी महिला को प्राकृतिक नागरिकता के 7 वर्ष की प्रतिरक्षा अवधि। ठीक है, 11वां प्रश्न है, 7 से 10 जुलाई 2022 के मध्य भारत और इंग्लैंड के बीच में संपन्न हुई T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? किसको? क्रिस जॉर्डन, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भुवनेश्वर कुमार। तो 7 से 10 जुलाई 2022 के बीच खेली गई भारत और इंग्लैंड के बीच T20 की 3 मैचों की श्रृंखला 20-20 ओवर का होता है। ठीक है, ये इंग्लैंड में संपन्न हुई। ठीक है, और इसका परिणाम हुआ कि भारत ने 2-1 से इंग्लैंड को हरा दिया। सर्वाधिक रन 171 बनाए सूर्य कुमार यादव ने भारत की तरफ से, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भुवनेश्वर कुमार रहे भारत की तरफ से, और सर्वाधिक विकेट लिए 8 किसने? क्रिस जॉर्डन ने, इंग्लैंड के। ठीक है, 3 मैचों की श्रृंखला थी जिसमें 2-1 से जीत गया भारत। 12वां प्रश्न है, 21 जुलाई 2022 को जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 से संबंधित 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, और बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में मणिपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, 3 कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं इसमें स्टेट, बड़े राज्य, छोटे राज्य और नॉर्थ ईस्ट राज्य के साथ पहाड़ी राज्य। उससे रिलेट करते हुए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। ठीक है, बड़े राज्य यानी मेजर स्टेट्स, और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, केंद्र शासित एवं शहरी राज्य यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीज़। सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी की बात करें तो कर्नाटक का शीर्ष स्थान है, तेलंगाना का दूसरा है, हरियाणा का तीसरा, महाराष्ट्र का चौथा और तमिलनाडु का 5वां। कभी कभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए आता है, और इसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का देखें तो 5 के टॉप 5 में नहीं है, यूपी 7वें स्थान पर है। सबसे खराब स्थिति है छत्तीसगढ़ की, उसके बाद उड़ीसा की। ठीक है, अब उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बात करें तो टॉप पर है मणिपुर, मणिपुर के बाद है उत्तराखंड, सबसे खराब स्थिति है नागालैंड की, और उसके नीचे है असम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दिल्ली शीर्ष पर है। सबसे खराब स्थिति लद्दाख की है, लद्दाख के बाद है, सबसे खराब स्थिति लद्दाख की, लद्दाख के बाद लक्षद्वीप की।
13वां प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश के उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया इंडेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, सभी क्षेत्रों में यानी ओवरऑल अगर देखें तो संयुक्त रैंकिंग में आईआईटी मद्रास चेन्नई का शीर्ष स्थान पर है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलोर शीर्ष स्थान पर है। और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2015 से, यानी 7 साल हो गए हैं कम से कम। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सभी क्षेत्रों में यानी ओवरऑल की अगर संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष 5 संस्थान की बात करें, शीर्ष 5 संस्थान, तो सबसे पहले है आईआईटी मद्रास, ठीक है। उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर, फिर आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी नई दिल्ली है, फिर आईआईटी है कानपुर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 5वें स्थान पर यूपी का, याद रखिएगा इसको। अगर विश्वविद्यालय की श्रेणी में बात करें, केवल यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, ठीक है, ओवरऑल आए तो उत्तर क्या है, आईआईटी मद्रास। और विश्वविद्यालय की बात आए तो विश्वविद्यालय है आईआईएससी बेंगलुरु यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का, जेएनयू दूसरे पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का तीसरे पर है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की चौथे पर है। और अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर 5वें पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है दोनों में किसी में भी। नंबर 14 पर अजय, 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इन्होंने किया है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर बी। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है 21 जुलाई 2022 को रानिल विक्रमसिंघे ने। इन्होंने किसका स्थान लिया? गोटाबाया राजपक्षे का। और इससे पहले ये श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रानिल विक्रमसिंघे। 15वां प्रश्न है, अभी हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कब उद्यमिता पखवाड़ा आयोजित किया गया? देखिए, 10 दिनों तक का चलने वाला पखवाड़ा था ये 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 के बीच में, ठीक है। 1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 के बीच में आयोजित किया गया ये। देखिए, इस दौरान उद्यम प्रोत्साहन एवं ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर 1400 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुए और 3512 व्यावसायिक योजनाएं जो हैं तैयार हुई। नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में 10वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है ये। तो 10वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता 2022 नई दिल्ली में संपन्न हुई 15 जुलाई 2022 को। और सह अध्यक्षता की बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय में यूरोप पश्चिम के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो एस्टुटो ने, ठीक है, इसकी सह अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, यानी समिति का गठन किया है? क्या नाम है उनका? दुष्यंत चौटाला? नहीं। राजेंद्र सिंह नहीं है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। कृष्णवीर चौधरी नहीं है, इसका उत्तर है संजय अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जो है ये समिति गठित की गई एमएसपी से रिलेटेड। और इस समिति में कुल 26 सदस्य होंगे और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे। देखिए, समिति जो है एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने हेतु गठित की गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब? 18 जुलाई 2022 को, ठीक है। अध्यक्षता करेंगे पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल। और समिति का उद्देश्य क्या है? शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देना और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना। देखिए, समिति से फसल विविधीकरण से संबंधित 4 बिंदुओं पर जो है सुझाव देने के लिए कहा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 बिंदु? वो 4 बिंदु हैं: उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के मौजूदा फसल पैटर्न की मैपिंग, देश की बदलती ज़रूरतों के अनुसार फसल पैटर्न को बदलने के लिए विविधीकरण नीति की रणनीति, नई फसलों की बिक्री के लिए लाभकारी
मूल्य सुनिश्चित करने वाली प्रणाली की व्यवस्था करना और सूक्ष्म सिंचाई योजना पर समीक्षा और सुझाव। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय 17 जुलाई 2022 को संपन्न पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता ब्रिटिश ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? कैमरून स्मिथ ने जीता है। ठीक है, और दूसरा स्थान प्राप्त किया कैमरून यंग ने। तो 14 जुलाई 2022 को 14 से 17 जुलाई 2022 के बीच में PGA टूर सत्र की 2022 गोल्फ प्रतियोगिता ब्रिटिश ओपन 2022 का 150वां संस्करण जो है स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज़ में आयोजित हुआ। अगर इस प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें यानी ब्रिटिश ओपन 2022 की बात करें तो विजेता है ऑस्ट्रेलिया के कैमरून स्मिथ, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है कैमरून यंग ने, अमेरिका के हैं ये, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आयरलैंड के रोरी मैकइलरॉय। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 18 मई 2022 को किस संस्थान ने भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की? किसने की है? गृह मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने? किसने भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 18 मई 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबराय ने भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। देखिए, यह जो रिपोर्ट है स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषताओं और श्रम बाजार के क्षेत्रों की असमानताओं से संबंधित आंकड़े जारी करती है। रिपोर्ट उन 5 अहम क्षेत्रों पर ध्यान देती है जो असमानता की प्रवृत्ति और अनुभव को प्रभावित करते हैं। इनमें आय का वितरण, श्रम बाजार गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषताएं शामिल हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में असमानता की मौजूदा स्थिति, चिंता के क्षेत्र, अवसंरचनात्मक क्षमताओं में सफलता व असफलता के साथ साथ असमानता पर प्रभाव डालने वाले अलग अलग विषयों पर कई अध्याय शामिल हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है ये। मई 2020 में किस भारतीय उद्योगपति को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? मुकेश अंबानी नहीं है, रतन टाटा नहीं है, लक्ष्मी नारायण मित्तल नहीं है। इसका उत्तर है अजय पीरामल, ऑप्शन नंबर ए। तो मई 2022 में पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, उन्हें यूके इंडिया CEO फोरम के भारतीय सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1970 में, 1917 में। बहुत पुराना पुरस्कार है, देश की आज़ादी से पहला। वो किसने की थी? किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। ठीक है, 1917 में। तो 20 प्रश्न थे, करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये डेली यूट्यूब जो सीरीज़ होती है इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, ये जो नंबर है जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम पर, और UPPCS की फुल सीरीज़, पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आप, और RO की भी इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।